Hello everybody. So today we are going to start in one shot of BSA, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Okay. So first of all, this is the Act number 47 of 2023. ये आपसे डायरेक्टली किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट्स ऑफ द एक्ट. ठीक है, तो दो डेट्स होती हैं इसमें. पहली होती है जो कि ये दी हुई है, इसको कहते हैं हम इनेक्टमेंट डेट. ये पेन नहीं है तो ठीक है. इनेक्टमेंट डेट कहते हैं इसको, जो कि है 25 दिसंबर 2023. और सबसे बढ़िया बात यह है कि ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो बी एन एस है, बी एस एस, बी एन डबल एस है और बी एस ए है, जो तीनों नए क्रिमिनल लॉ हैं, तीनों की सेम डेट दी हुई है. ठीक है. सो अब हम आते हैं इस एक्ट के प्रीएम्बल के ऊपर, जो कि ये होता है. ये किसी भी एक्ट के बारे में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या पर्पस है, ये चीज़ बताता है. ठीक है. तो सबसे पहले इस एक्ट में अपन देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार. एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल. तो सबसे पहला वर्ड हमको दिखता है इसमें, कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना. ठीक है, मतलब जितने भी जो भी रूल्स थे किसके, एविडेंस के, उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन सा एक्ट करता है, ये करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है. इसके बाद हम देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, एंड. और क्या प्रोवाइड करता है ये, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल. ठीक है. एक फेयर ट्रायल के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक फेयर ट्रायल जो होती है वो आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट भी है. तो उनमें जो एविडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो जनरल रूल है, साधारण नियम है, जैसे स्टॉपल हो गया और बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हो गया, और कौन से रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया, एडमिसिबिलिटी हो गई, और जैसे कि कन्फेशन बिफोर पुलिस हो गया, और डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, और एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, ऐसी बहुत सारे, ये इन सब चीज़ों के बारे में जो कि एविडेंस के अंदर आते हैं, उनके जनरल रूल और प्रिंसिपल्स के बारे में ये एक्ट हमें बताता है, जिससे कि क्या हो सके, एक फेयर ट्रायल कंडक्ट हो सके, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसा कि हमने देख लिया. ठीक है. अब इस एक्ट को चालू करने से पहले हम ये और देख लेते हैं कि इसकी स्कीम क्या है. स्कीम मतलब होता है कि इसमें कितने पार्ट, कितने चैप्टर्स, कितने क्या हमको पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर. देखिए, मैं इसके अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं. ठीक है. इसके बाद आप लिख लीजिए चैप्टर्स हैं इसके अंदर 12, एंड इसके अंदर सेक्शंस हैं जो कि हैं 170. ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं. इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं. अच्छा, एक्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये एक्ट है ये किस चीज़ में कौन सी लिस्ट में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई हैं, उनमें से कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो जो ये है हमारा क्या, एविडेंस एक्ट है, यानी कि BSA है, ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है. ठीक है, ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है, पहला पॉइंट. इसके बाद इसको हटा देते हैं हम. हाँ देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसको अपन लेक्स फोरी भी कहते हैं. इसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ एक्शन. मतलब इंडिया में जैसे कि ये एक्ट जो है, अधिनियम जो है, ये लागू होता है, और यहाँ पे अगर कोई भी केस आता है तो उसमें सारे जो एविडेंस के रूल होंगे वो इसी BSA के लगाए जाएंगे. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. भले ही वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे वो बाहर एग्जीक्यूट किया गया, अब अगर उसके उसके मतलब उसको लाके अगर इंडियन कोर्ट्स में उनको इन्फोर्स किया करवाया जा रहा है, तो उस पे BSA के रूल अप्लाई होंगे. ठीक है. इसके बाद अपन देखते हैं, इट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव लॉ.
और प्रोसीजरल लॉ। इसको ऐसे कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये डायरेक्टली आपको प्री के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा कि एक तो इसका नाम देख लिया, इसके बाद एक नंबर देख लिया, इसके बाद इनेक्टमेंट डेट देख ली, इसके बाद ये कंसोलिडेट करता है और जनरल रूल एंड प्रिंसिपल्स बताता है काय के लिए, फेयर ट्रायल के लिए। इसमें टोटल 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस हैं। ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको ये लेक्स 4 ही होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि बी एस ए इज अ लेक्स 4 ही। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब इसके आने से पहले जो केसेस हो चुके हैं उन पे भी ये लागू होता है। इसके बाद ये एडजेक्टिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है। दो तरह के लॉ होते हैं, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं, राइट वगैरह को डिटरमाइन करते हैं, और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती हैं उनसे डील करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं सीधा अपने पार्ट नंबर 1 पे। इसको अपन हाईलाइट करते चलेंगे। पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिलिमिनरी। सबसे पहले इस एक्ट का नाम बता दिया गया है, ये शॉर्ट टाइटल है, इसका शॉर्ट टाइटल ये दिया होता है ना। इसके बाद में एप्लीकेशन बताता है और ये कमेंसमेंट बताता है। तो इसमें क्या 3 चीज़ों को कवर करता है ये सेक्शन नंबर 1। 3 चीज़ों को, क्या है वो 3 चीज़ें, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल हमने देख लिया, इसका नाम है बीएसए। एप्लीकेशन की बात करें तो ये सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। इसके बाद नहीं, इससे पहले देखिए यहाँ पे इसको देखो, इसके बाद यहाँ पे इट अप्लाइज टू, मतलब एप्लीकेशन टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। ठीक है, और नोट ऑन, ठीक है। सबसे पहले अपन दो अंडरलाइन, बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। देखिए, सबसे पहले ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग मेनली यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है इस एक्ट में, बल्कि इनको डिफाइन किया गया है BNSS में, उसके भी सेक्शन नंबर 2 के M में डिफाइंड है शायद। उसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें हम एविडेंसों को लीगली ओथ पे लेते हैं उनको अपन जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। अब अपन ने जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, किसमें, बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ठीक है, पहले ये एविडेंस एक्ट में थोड़ा अलग था, अब इसको बस इतना याद करना है कि सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है जो भी किसी कोर्ट के सामने हो रही हो या फिर किसी कोर्ट मार्शल के सामने हो रही हो। लेकिन ये अप्लाई कहाँ पे नहीं होता है, तो ये अप्लाई कहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे अपन देख लेंगे। यहाँ पे अपन देख लेंगे ये एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग की जा रही है उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं अपन। तो तीसरी चीज इसमें पढ़ने अपन को कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट के लिए वो सीधा बोलता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पे बताया होगा, देखते हैं, नीचे करते हैं अपन। चलो इसमें नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। दिस एक्ट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1st of जुलाई 2024। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, जो आपका बेयर एक्ट होगा उसमें सबसे नीचे लिखा होगा ये। फिर इसके बाद आते हैं अपन सेक्शन नंबर 2 पे, जो कि डेफिनेशंस की बात करता है। सेक्शन नंबर 2 में कई सारी डेफिनेशन है। पहले एविडेंस एक्ट में इनका कोई नंबरिंग वगैरह नहीं थी, अब इसमें ABCD कर दिया है, ऐसे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है कोर्ट की डेफिनेशन। तो कोर्ट के अंदर सिंपली अपन को क्या याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए, सबके लिए, मेंस के लिए भी ऐसे याद रखना है अपन को, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। इसको लगा लेते हैं। कोर्ट का मतलब होता है ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, all judges and magistrate and all persons legally authorized to take evidence। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सेप्ट, इसको अपन रेड से देख लेते हैं। एक्सेप्ट
आर्बिट्रेटर। तो सिंपली अपन ने याद कर ली, कोर्ट का मतलब होता है ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, मतलब एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को हटा के जज और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी हुई है इसमें कंक्लूसिव प्रूफ की। तो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन अपन को ऐसी याद करनी है, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। जब कोई एक फैक्ट, जैसे कि ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, इस बीएसए ने इस फैक्ट को इसका कंक्लूसिव प्रूफ बता रखा है, ठीक है, बता रखा है, तो क्या होगा, इसको अपन हटा देते हैं, ये एक ए फैक्ट है, ये एक बी फैक्ट है, ठीक है। अब क्या है, बीएसए ने इसको, इन दोनों को कंक्लूसिव प्रूफ बता रखा है, इस दोनों ए बी का कंक्लूसिव प्रूफ है, ऐसा है। जैसे कि अपन आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे, वो लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड वगैरह के बारे में और एक जजमेंट के बारे में भी, अब दो ही रह गए इसमें, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं, तो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या, शैल ऑन द प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, ए प्रूफ जैसे ही होगा, रिगार्ड द अदर फैक्ट एज प्रूफ, तो बी को अपने आप बिना प्रूफ करे वो क्या मान लेगा, प्रूफ्ड मान लेगा, ठीक है। और कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, जैसे ही ए प्रूफ हुआ वो बी को प्रूफ्ड मान लेगा, और बी को डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी क्या नहीं देगा, एविडेंस लेने नहीं देगा, ठीक है। वेरी सिंपल सी बात है। इसके दो सेक्शंस अपने आते हैं इसमें, एक तो 35 है और एक है 116, लिख सकते हैं 35 एंड 116। ये दो सेक्शंस हैं जो किससे, कंक्लूसिव प्रूफ से डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है डिस्प्रूव्ड की। इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स अ फैक्ट विच कंसीडरिंग all the matter before it, the court either believe it does not exist, कोर्ट या तो ईदर, कोर्ट या तो ऐसा बिलीव करता है कि वो इट डज नॉट एग्जिस्ट, और कंसीडर it non-existent, so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular to act upon the supposition that it does not exist। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई एक ऐसा फैक्ट है कोर्ट के सामने, या तो कोर्ट उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में विश्वास करता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा फैक्ट है जिसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कोई सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति, मतलब एक प्रूडेंट मैन जो है, वो क्या करता है, वो भी उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में उसको मानता है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट वो होते हैं, वो फैक्ट जो होता है उसको अपन डिस्प्रूव्ड कहते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है डॉक्यूमेंट। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन को सीधे ये देखना है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिप्रेजेंट रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ LFM, इनको मार्क कर लीजिए, ये सीधे आते हैं LFM और एनी अदर मींस और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस, ठीक है। बस ये जो हाईलाइट किया मैंने यही इंपॉर्टेंट है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस, अब इसका पर्पस क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, सिंपल। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या हो गया, कोई भी एक मैटर पहले तो जो कि एक्सप्रेस किया गया है किसके द्वारा, लेटर, फिगर, मार्क और एनी अदर मीन्स, उसका पर्पस क्या है उसको रिकॉर्ड करने का, उसका पर्पस है कि उसको अपन रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड है, मैप इज अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन, एंड न्यूली digital record and electronic record is added in definition of document. Next is the evidence। इसमें अपन देखें तो सबसे पहले इसमें एविडेंस की कोई पूरी क्या एविडेंस क्या है ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, इसमें बस एक ओरल एविडेंस क्या होता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है ये बताया गया है खाली। तो सबसे पहले ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली गिवन, अब इसमें बीएसए में सारी इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। सारे स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करता है या फिर रिक्वायर करता है उसके सामने दिए जाने के लिए विटनेसों के द्वारा,
ठीक है, इन रिलेशन टू एन इंक्वायरी सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। ठीक है, समझ में आया। ऑल स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करता है, ऑल स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है, किस चीज़ के लिए, बिफोर इटसेल्फ टू बी गिवन बाय विटनेस, कि कोई विटनेस उसके सामने ऐसे स्टेटमेंट दे, उनको अपन का कहते हैं ओरल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ ये बोलता है कि इसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट भी आते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। किस चीज़ के लिए, सारे डॉक्यूमेंट जो कि इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए दिए जाते हैं उसको अपन कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो बस इतनी ही है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में आता है फैक्ट्स। 2F में फैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। फैक्ट क्या है, हर एक चीज़ फैक्ट है, मतलब इस एक्ट के हिसाब से हर चीज़ फैक्ट है। आपके सामने आप पढ़ रहे हैं फ़ोन में, ये भी एक फैक्ट है। आप पेन से लिख रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है। आप कुछ देख रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है। कोई चीज़ परसीव कर रहे हैं, किसी चीज़ का कोई रिलेशन है, कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, वो सारी चीज़ें काय में आती हैं, फैक्ट में आती हैं। अब देखिए, कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, मतलब अपने 5 सेंसेस होते हैं ना, तो उनमें से जिस भी चीज़ को अपन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, है ना, फील कर पा रहे हैं, यानी कि तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो होती हैं फिजिकल फैक्ट्स की कंडीशन में आ जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट मेनली फिजिकल फैक्ट से डील करता है। इसके बाद सेकंड जो आता है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट से डील करता है। तो इसमें आता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच द पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब उसकी क्या इंटेंशन, इसमें अपन देख सकते हैं जैसे कि इंटेंशन हो गई, ठीक है, उसकी विल क्या है, ठीक है, उसकी नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो फैक्ट के अंदर 2 चीज़ें आ गई, एक फिजिकल फैक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं फिजिकल, और साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये इससे डील करता है, ये इससे डील करता है। इसका ये एग्जांपल भी है, जैसे देख लेते हैं, कोई भी देयर दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड, मतलब एक लाइन से बच्चे बैठे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं स्कूल में, ये भी एक फैक्ट है। किसी पर्सन ने कुछ देखा, कुछ सुना, ये भी एक फैक्ट है। किसी पर्सन ने कुछ कहा, ये भी एक फैक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, कोई एक पर्सन क्या ओपिनियन रखता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी है फैक्ट इन इशू, है ना। फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा फैक्ट जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूटेड हो। ठीक है, बस इस वाली डेफिनेशन को अपन मेंस परस्पेक्टिव के लिए तो याद कर लेंगे, और प्री के लिए, और एक प्री के लिए भी, कि ये जी में दिया हुआ है, बस इतना ही पूछेंगे आपसे। और एक इसका मतलब जनरल मतलब क्या होता है इसका, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या तो वो खुद या फिर किसी फैक्ट के साथ कनेक्शन से क्या देता है वो, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, क्या हुई हो, असर्ट हुई हो या डिनाई हुई हो, किस में, किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में, है ना। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है, whenever under the provision of the law for the time being in force to civil procedure any court record an issue of fact। अब देखिए, कोर्ट का काम होता है इशू फ्रेम करना। कोई भी एक केस आता है कोर्ट के सामने, तो वो इशू फ्रेम करता है, जजमेंट लिखता है फिर उन इशूज के ऊपर। ठीक है, तो वो जो इश्यूज होते हैं जो कोर्ट ने बना लिए हैं, द फैक्ट टू विच असर्टेड और डिनाइड इन आंसर टू सच इशू इज ए फैक्ट इन इशू। कोर्ट ने कोई इशू बनाए, फिर उसमें एक पार्टी असर्ट करेगी, मतलब हाँ बोलेगी, मतलब उनको बोलेगी कि हाँ ये इशू सही है, ये ऐसा मुद्दा है। फिर एक पार्टी उस इशू को डिनाई कर देगी। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अपन ले लें, एग्जांपल के लिए अपन ले लो लिमिटेशन। कोई केस आता है
कोर्ट के सामने, तो उसमें एक लिमिटेशन का इशू बना दिया। एक पार्टी बोल रही है कि साहब हमारा जो केस है वो लिमिटेशन से बाहर नहीं है, और जो दूसरी पार्टी है वो ये बोल रही है कि जो ये इसका केस है ये लिमिटेशन के से बाहर है, तो इसको आप डिसमिस कर दीजिए एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो ये एक इशू है, और ये दोनों एक हाँ बोल रही है एक ना बोल रही है, तो ये क्या हो गया, ये एक फैक्ट इन इशू हो गया। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ठीक है, एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग मे बी फैक्ट इन इशू। क्या हो सकते हैं, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ। ए इंटेंड करी थी, एक तो उसने कॉज करी, एक उसने इंटेंड किया था, और उसको ग्रेव इंजरी हुई है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ था क्या। तो इस चीज़ों की जब क्रिमिनल ट्रायल चलेगी तो कोर्ट इशू बनाएगा क्या, वेदर द एक्यूज्ड हैज कॉज्ड बीज डेथ, तो ये एक इशू बनेगा। तो एक्यूज्ड बोलेगा मैंने नहीं मारा, और प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि इसने मारा है, तो ये एक फैक्ट इशू हो गया। ऐसे ही इसमें एक कोर्ट इशू बनाएगा कि क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, तभी तो मर्डर प्रूफ होगा, इंटेंशन चाहिए होती है ना मर्डर के लिए। तो तो ए बोलेगा कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, और प्रोसिक्यूटर, दैट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विल से दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ। तो ये दोनों के बीच में एक फैक्ट इन इशू हो गया, इसको ही अपन आगे प्रूव करेंगे केस में। इसके बाद सी बोलता है, ए बोलता है कि उसने जो भी मर्डर किया है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया है, और जो बी है, प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, उसने बी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से मारा है। तो ये भी एक इशू बनाएगा कोर्ट। क्यों बनाएगा इसको, क्योंकि जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ जाता है तो जो मर्डर है, मर्डर का जो चार्ज लगा है वो कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसको कम पनिशमेंट मिलेगी अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन प्रूफ हो गया तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो ये बोलेगा नहीं साहब, इसको कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मिला, इस बिना प्रोवोकेशन के इंटेंशनली इसने इसको मारा है। तो ये एक हाँ कर रहा है एक ना कर रहा है इश्यूज को लेके, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने फैक्ट एंड इशू। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो है मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। अब इनको अपन साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन मे प्रिज्यूम को देख लेते हैं एक बार, फिर इन दोनों के क्या है वो अपन देख लेंगे। सो इसमें लिखा है वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड, पहले तो इसको अंडरलाइन, बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for the proof of it। देखिए मे प्रिज्यूम में क्या है, अगर इस अधिनियम में कहा है कि कोई एक फैक्ट है, ठीक है, उसका कोर्ट क्या है, प्रजम्पशन कर सकता है, मतलब कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उसको प्रिज्यूम करना ही है। इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर कई ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं जो कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि उसको प्रिज्यूम करना ही है, जैसे कि डाउरी डेथ है। ठीक है, तो उसमें तो शेल प्रिजम्पशन है, लेकिन इसमें मे प्रिजम्पशन वाले कई फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि जेन्युइननेस वगैरह हो गई, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, ऐसे कई सारे दिए हुए हैं। तो इसमें तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है, इट मे रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूफ, वो उसको प्रूव्ड मान सकता है। कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, उसको वो प्रूव्ड मान सकता है जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया गया हो। और उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो उसको प्रूव्ड ना माने और उसके प्रूफ करने के लिए एविडेंस को अलाउ कर दे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, मे प्रिज्यूम, जो कि 2H में दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। इसके बाद 2L में दिया हुआ है शैल प्रिज्यूम, वेर एवर इट इज डायरेक्टेड। अब कोई बाउंडेशन डालने किसी के ऊपर तो डायरेक्टेड वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, जैसे कि डाउरी डेथ के केस में सेक्शन नंबर 118 या 117 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, एक बार देख लेते हैं। 118, यस, 118 ऑफ द BSA, इसमें शेल प्रिजम्पशन है। तो इसमें क्या है, कोर्ट शेल जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ये क्या दिखाता है, मैंडेटरी, मतलब कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना है। क्या मानना है, उसको प्रूव्ड मानना है उस फैक्ट को। जैसे कि डाउरी डेथ है, इस एक ए के हस्बैंड ने डाउरी डेथ करी है, तो इसको अपन प्रूव्ड मानेंगे कि हाँ उसी ने डाउरी डेथ करी है। कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक उसको खंडित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अपन वापस आ जाते हैं ऊपर, अपनी ये कुछ डेफिनेशंस और रह गई हैं। इनमें बताया गया है सबसे आई में, 2I में, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड एंड रेलिवेंट।
तो सबसे पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें नॉट प्रूव्ड है सबसे पहले, इसमें सीधा आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है इसको। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। तो आप बस इतना अंडरलाइन कीजिए, व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, बस इतना ही, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रूव्ड की। इट इज प्रूव्ड, जैसे कि हमने पहले डिसप्रूव्ड पढ़ा था ना, सेम है डिसप्रूव्ड का। ऐसे देखिए, इसको अपन ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे अपन ने डिसप्रूव्ड पढ़ा था, ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है, ये नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ बिलीव कर रहा था कोर्ट, बिलीव कर रहा था क्या, नॉन एग्जिस्टेंस को। और प्रूडेंट मैन जो था वो भी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ मतलब बिलीव कर रहा था उसके बारे में। ऐसा ही प्रूव्ड में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या, आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, और डिसप्रूव्ड में क्या कर रहा था, वो नॉन एग्जिस्टेंस में प्रूव कर रहा था कि वो ऐसा नहीं है, और consider its existence so probable that a prudent man ought under the particular case to act upon the supposition that it exists। ठीक है, सेम है, बस disproved इसका अपोजिट है और ये इसका उल्टा है। फिर इसके बाद में लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं अपन इसकी, जो कि दी हुई है 2K में, जो कि है रेलिवेंट। इसको सेक्शन बेस भी याद रखना है 2K में। अब ये क्या बोलता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का से रेलिवेंट कब कहा जाता है, when it is connected with the other in any of the way referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of facts। अब ये कौन से हैं, when it is connected with the ways। अब ये ways कौन से हैं, तो ये ways दिए हुए हैं अपन को चैप्टर नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक। तो इन वेज में अगर कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो रेलिवेंट हो जाता है। बस इतना ही अपन को पढ़ना था इसमें। इसके बाद अपन आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 2 में, ये लास्ट बचा है। अब ये बोल रहा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द फर्स्ट एक्ट। इसमें कौन कौन से एक्ट बताए गए, आईटी एक्ट, नेक्स्ट BNSS एंड BNS, ठीक है, 3 एक्ट लिखे हुए हैं इसमें। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन, कहाँ में डिफाइंड किए गए हैं, अपने आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, BNSS में डिफाइन किया गया है, BNSS में डिफाइन किया गया है, और BNS में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उनमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो अपन सेम डेफिनेशन उन वर्ड्स की जो BSA में डिफाइन नहीं किए गए हैं वो अपन यहाँ पे भी उनको मान लेंगे। जैसे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गया जो कि BNSS में डिफाइन किया गया है। अब इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन हो गई, बेल की डेफिनेशन हो गई, बेल बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, तो ये सारी BNS में दी हुई हैं, तो ये अपन BNS से में जो डेफिनेशन दी है उनको ही अपन मान लेंगे। तो ये था अभी अपना सेक्शन नंबर पूरा 2 कंप्लीट किया है अपन ने, और आगे भी हम ऐसे ही पूरे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे एक्ट को। थैंक यू सो मच।